रिस्क मैनेजमेंट कोर्स और 4th चैप्टर में हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल रिस्क के बारे में। अब इसमें जो जो टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं वो है व्हाट इज फाइनेंशियल रिस्क क्या होता है, उसके कितने तरीके होते हैं, इट्स टाइप्स एंड हाउ टू मिटिगेट, मतलब हम उसको कम कैसे कर सकते हैं, मैनेज कैसे कर सकते हैं। अब जब भी व्हेन कंपनीज एंड इंडिविजुअल्स आर अनेबल टू मीट फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस, इट इज नोन एज फाइनेंशियल रिस्क। उनकी कंपनीज में जितने भी फाइनेंसेस चल रहे हैं उनको जब वो मैनेज नहीं कर पाती, मीट नहीं कर पाती, तो उसको फाइनेंशियल रिस्क कहते हैं। हमने किसी भी बैंक से एक लोन लिया और हम उसकी ईएमआई पे नहीं कर पा रहे हैं, तो वो हमारे बिजनेस के लिए फाइनेंशियल रिस्क हो सकता है। अब फाइनेंशियल रिस्क के क्या इम्पैक्ट्स हो सकते हैं? when there is default in company's death, वो फाइनेंशियल रिस्क हो सकता है। जब हमारी कंपनी की जो डेथ है उसमें कुछ डिफॉल्ट हो सकते हैं तो उसकी वजह से फाइनेंशियल रिस्क हो सकता है। फाइनेंशियल रिस्क फॉर इन्वेस्टर्स इज ऑन द लॉस ऑफ इन्वेस्टेड कैपिटल। इन्वेस्टर्स ने कहीं पे भी अपना जो एक अमाउंट है वो इन्वेस्ट किया। अब जो पर्टिकुलर कंपनी जहां पे उन्होंने इन्वेस्ट किया था, अगर उनके बिजनेस में कोई रिस्क आ जाता है तो ऑब्वियस सी बात है वो इन्वेस्टर्स का जो पैसा है वो वापस नहीं कर पाएंगी, एंड उसकी वजह से जो इन्वेस्टर्स हैं उनका बहुत ज्यादा लॉस हो सकता है। एग्जाम्पल जैसे अभी मैंने आपको जेट एयरवेज के बारे में बताया था कि किस तरह जेट एयरवेज कंपनी बंद हो गई थी। अब जितने भी लोगों ने जेट एयरवेज में अपना पैसा इन्वेस्ट किया था उन लोगों को बहुत ही ज्यादा हैवी लॉस हुआ। उसके बाद इफ एन इंडिविजुअल इज अनेबल टू पे हिज और हर डेथ फ्रॉम इनकम, देन इट इज अ फाइनेंशियल रिस्क फॉर दैट इंडिविजुअल। कई बार क्या होता है हम अपने पर्सनल यूज के लिए होम लोन ले लेते हैं या फिर व्हीकल परचेज करने के लिए कोई लोन ले लेते हैं। अब क्या हुआ कि जो लोन का इंटरेस्ट रेट था वो बहुत ज्यादा आया था और इन्फ्लेशन की वजह से जो हमारी इनकम थी वो कम हो गई, तो उसकी वजह से वो हमारे लिए, वो उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए एक फाइनेंशियल रिस्क हो सकता है। उसके बाद गवर्नमेंट मीट्स ऑल इज एक्सपेंसेस फ्रॉम द टैक्स कलेक्टेड एंड व्हेन एक्सपेंसेस एक्सीड द इनकम इट हैज टू टेक लोन फ्रॉम वर्ल्ड बैंक। और अगर वो वर्ल्ड बैंक को लोन रीपे नहीं कर पाती तो वो उस पर्टिकुलर कंट्री के लिए फाइनेंशियल रिस्क, उस गवर्नमेंट के लिए फाइनेंशियल रिस्क हो सकता है। अब फाइनेंशियल रिस्क के फैक्टर्स क्या हैं, ये क्यों क्यों होता है? कैपिटल फंडिंग की वजह से। फॉर एग्जाम्पल, यू इन्वेस्टेड इन अ कंपनी एंड दैट कंपनी हैज ऑलरेडी टेकन अ लोन फ्रॉम बैंक। अब वो बैंक को वो लोन रीपे नहीं कर पा रही है और जब आपने ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट किया है तो बहुत ज्यादा हाई चांसेस हैं कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो भी वेन में पानी फिर सकता है उसके ऊपर भी। इंश्योरिंग लोन रीपेमेंट, तो यहाँ की अगर मैं बात करूं कि अगर आप कोई लोन रीपे नहीं करते हैं तो वहां पे क्या होता है, जब आप कोई लोन लेने जाते हैं तो आपकी कोई पर्टिकुलर चीज मॉर्टगेज करी जाती है, गिरवी रखी जाती है। अगर आप वो लोन रीपे नहीं करते तो उस लोन रीपेमेंट के लिए वो जो जहां से भी आपने लोन लिया हुआ होता है वो आपकी मॉर्टगेज जो प्रॉपर्टी होती है, कुछ भी होता है, उसको अपने अंडर ले लेती है। अब यहाँ पे एग्जांपल हम ले सकते हैं जेपी ग्रुप का। जेपी ग्रुप ने एक्सिस बैंक से एक बहुत बड़ा लोन लिया और जब वो उस लोन को रीपे नहीं कर पाया तो एज अ रीपेमेंट एक्सिस बैंक ने जेपी ग्रुप का जो मॉर्टगेज हेडक्वार्टर था वो अपने अंडर ले लिया था। उसके बाद लॉस ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। अगर प्रिंसिपल और इंटरेस्ट में कुछ भी लॉसेस होते हैं, जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है और जो इंटरेस्ट होता है उसमें अगर कोई भी लॉस होता है तो उसकी वजह से भी आपको फाइनेंशियल रिस्क हो सकता है। देन अनसर्टेनिटी ऑन रिटर्न्स इन न्यू प्रोजेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, यू थॉट ऑफ टोल कलेक्शन, बट वहां पे मान लेते हैं कि आपने देखा कि यार ये टोल का जो सीन है तो बहुत बढ़िया चल रहा है, तो मैं भी किसी एक पर्टिकुलर हाईवे पे, किसी एक पर्टिकुलर रोड पे गवर्नमेंट से परमिशन लेके जो अपना टोल कलेक्शन है वो स्टार्ट कर देता हूँ। अब आपने कहीं पे टोल का पूरा वो सेटअप लगाया, जो वो पूरा ऐसे ब्रिजेस वगैरह लगते हैं वो लगाए, एंड वहां पे क्या हुआ, एम्प्लॉयज हायर करे उसके लिए, बट कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि उस रोड पे जो ट्रैफिक था वो बहुत ज्यादा कम हो गया। इसकी वजह से भी आपको रिटर्न्स नहीं आएंगे, रिटर्न्स में अनसर्टेनिटी आएगी नए प्रोजेक्ट में और उसकी वजह से आपको फाइनेंशियल रिस्क का सामना करना पड़ेगा। ये कितने तरह के हो सकते हैं? स्टॉक मार्केट रिस्क। अब स्टॉक मार्केट रिस्क क्या होता है? इट इज अ सिस्टमैटिक रिस्क एज इन केस ऑफ वॉर, कोविड और नेचुरल डिजास्टर एक्सेट्रा। कोविड का अगर हम एग्जांपल लें, पूरा जो सिस्टम था वो पूरा सिस्टम हिल गया, पूरी कंट्री का, पूरी वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी का सिस्टम हिल गया और इसकी वजह से आपके ऊपर भी स्टॉक मार्केट में ऊपर नीचे बहुत ज्यादा स्टॉक्स हुए और उसकी वजह से आपके फाइनेंशियल रिस्क हुए। बहुत लोगों को ये चीज फेस करनी पड़ी। उसके बाद आता है इंटरेस्ट रेट के रिस्क। इन श्रीलंका इंटरेस्ट रेट रोज फ्रॉम 6 to 12%। ड्यू टू दिस इकोनॉमी बिकेम अनस्टेबलाइज्ड
एंड वेंट डाउन। अब यहाँ पे क्या हुआ, श्रीलंका में जो इंटरेस्ट रेट थे वो 6% से सीधा 12% पे इंक्रीज हो गए थे, जिसकी वजह से जो पूरी इकोनॉमी थी वो बहुत ही ज्यादा अनस्टेबलाइज हो गई थी और उसकी वजह से फाइनेंशियल रिस्क हुआ था। Liquidity risk, you can have multiple assets, but if you are not able to convert those assets into company or into cash immediately, then you have the liquidity risk. Liquidity risk क्या होता है, मान लेते हैं आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज करी हुई है, एज अ लाइक बैकअप प्लान रखी हुई है, अब आपको इमरजेंसी में कैश की जरूरत पड़ गई, आपको कहीं पे कैश की पेमेंट करनी है, कैश की जरूरत पड़ गई, बट प्रॉपर्टी तो इतनी जल्दी नहीं बिकेगी ना। तो अगर आपके कुछ एसेट्स हैं जिनको आपने एज अ बैकअप प्लान रखा हुआ है, बट आप उनको कैश में एकदम से कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो वहां पे आपको लिक्विडिटी रिस्क हो सकता है, और इसकी वजह से जब आपने किसी सामने वाले का पैसा नहीं पे किया तो फाइनेंशियल रिस्क ऑब्वियस है। Then comes the credit risk, when you give someone loan in cash and the return of that cash is still pending, then you are under credit risk. आपने किसी को लोन दिया है कैश में और उस कैश का रिटर्न अभी भी पेंडिंग है, तो आप अपने फाइनेंसेस कैसे मेंटेन करोगे? आप अपने फाइनेंसेस मेंटेन नहीं कर पाओगे, एंड एट द एंड यू विल एंड अप इनटू फाइनेंशियल रिस्क. Then comes the currency risk. You imported something for say $100 and currently $1 is equal to 70 rupees. ये कैलकुलेशन बहुत सिंपल है, बट आपका फोकस अगर यहाँ पे होगा ना, तभी आप इस कैलकुलेशन को समझ पाओगे। तो आप जो भी चीजें इस कोर्स को देखते हुए इधर उधर कर रहे हो, आपका ध्यान अगर कहीं भी भटक रहा है, तो अपना पूरा फोकस इस चीज पे लेके आओ, क्योंकि यहाँ से आपको अपने बिजनेस में बहुत बड़े फायदे हो सकते हैं। आप अपने बिजनेस के रिस्क को बहुत ज्यादा मिटिगेट कर सकते हो, कम कर सकते हो। करेंसी रिस्क, मान लेते हैं आपने बाहर से कुछ इंपोर्ट किया $100 का, ठीक है, अभी जो वहां का रेट चल रहा है $1.70 का है, एंड देयरफॉर जो कॉस्ट आपकी बन गई वो 7,000 की बन गई। अगर आप वही सेम चीज 6 मंथ बाद इंपोर्ट करते हो $100 की ही, बट अब जो डॉलर का प्राइस है वो $1 इज इक्वल टू 75 रुपीज हो गया, तो अब आपकी जो कॉस्टिंग हो जाएगी वो 7,500 की हो जाएगी। अब आपने जो प्लानिंग करी हुई थी वो 7,000 की वजह से करी हुई थी, बट करेंसी में चेंजेस आए, ऊपर नीचे करेंसी का रिस्क आया, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो आपकी कॉस्टिंग होगी वो इंक्रीज हो गई। ऑब्वियसली अगर पहले लेते तो 7,000 थी, अब लोगे तो 7,500 है, और उसकी वजह से जो आपका प्रॉफिट का मार्जिन है वो डिक्रीज हो जाएगा, एंड आप फाइनेंशियल रिस्क में आ सकते हैं। देन कम्स द एसेट बैक्ड रिस्क। एसेट बैक्ड रिस्क अभी हमने थोड़ी देर पहले भी समझा था, इसमें सेम ही चीज है। व्हेन यू हैव पुट सम एसेट on mortgage on particular loan, in case you are not able to repay it, then your asset will be taken over. Example, JP Group. Foreign investment risk. In case you have invested in a foreign country and that country faces a recession, then your investment is also in danger. आपने बाहर की किसी कंपनी में, बाहर की किसी कंट्री में इन्वेस्ट किया हुआ था, और उस कंट्री में कुछ सिचुएशंस की वजह से, वॉर की वजह से, राइट्स की वजह से रिसेशन आ जाता है, देन अल्टीमेटली आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो भी डेंजर में आ जाएगा। अगर आप इन 6 रिस्क को मैनेज कर लेते हो ना, जो भी हमने डिस्कस करे, कौन कौन से? स्टॉक मार्केट रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, क्रेडिट रिस्क, करेंसी रिस्क, एसेट बैक्ड रिस्क एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट रिस्क। अगर आप इन सारे रिस्क को अच्छे से मैनेज कर लेते हैं तो आप अल्टीमेटली अपने फाइनेंशियल रिस्क को मैनेज करने में कामयाब हो जाएंगे। अब हम इसको मैनेज कैसे कर सकते हैं? आइडेंटिफाई एक्सपोजर्स। जब भी हम किसी को लोन देने जाते हैं तो हमें देखना है कि उनका मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या है। अगर मैं किसी कंपनी को लोन दे रही हूँ तो मैं देखूंगी कि अच्छा इसका जो रेवेन्यू है वो कहाँ कहाँ से जनरेट हो रहा है, और अगर वो मेरे को प्रॉफिटेबल लगेगा तभी मैं उसको लोन दूंगी, अदरवाइज नॉट। टू हाउ मेनी कस्टमर्स हैव यू एक्सटेंडेड क्रेडिट। अगर मैंने किसी को लोन दिया हुआ है तो मैं ये देखूंगी कि हाँ मैंने कितने कितने लोगों को लोन दिया हुआ है, कितने कितने लोगों को अपना क्रेडिट एक्सटेंड किया हुआ है, और मुझे किस किस से पैसा लेना है, क्योंकि जब भी मुझे जरूरत पड़े तो हाँ मेरे पास होना चाहिए कि हाँ मुझे इससे पैसा लेना है और मैं वहां से ले सकूं और अपने फाइनेंशियल रिस्क को कम कर सकूं। What are the credit terms? When will the amount come? Will it come in one go or pieces? आपको ये सारी चीजें भी ध्यान में रखनी पड़ेंगी कि अगर आपने किसी को लोन दिया है तो आपके क्रेडिट के टर्म्स क्या थे, कितने टाइम बाद वो आपको लोन रीपे करेगा, एक साथ करेगा या पीसेस में करेगा। ये क्रेडिट टर्म्स भी ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिस कंपनी को आपने दिया है उनके ऊपर कोई डेथ तो नहीं है, उनके जो पुराने रिकॉर्ड्स हैं आप वो देख सकते हैं कि हाँ क्या कंपनी ने ऐसा किया है कि किसी का लोन लेके रीपे ना किया हो। सेंसिटिविटी एनालिसिस, will I be able to handle if interest rate increases? ये सेंसिटिविटी एनालिसिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि क्या अगर इंटरेस्ट रेट में चेंजेस आएंगे तो उसको मैं हैंडल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ।
ये एनालिसिस करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। देन क्वांटिफाई रिस्क एक्सपोजर्स, ये न्यूमेरिकल वैल्यूज का खेल होता है, राइट। ईएमआई, अगर मैं कोई लोन ले रही हूँ उसकी ईएमआई कितनी है, एक्सपेक्टेड मंथली कैश फ्लो, किसी पर्टिकुलर कंपनी का जहां पे मैंने इन्वेस्ट किया है उसका एक्सपेक्टेड जो मंथली कैश फ्लो है वो कितना है, या फिर जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है 3 मंथ्स की वो आप उसकी ले सकते हो, ठीक है। और अगर आप किसी से लोन ले रहे हो तो वहां पे भी आप ये सारी चीजें कर सकते हो कि कितनी ईएमआई पे वो आपको लोन दे रहा है, या आप उस लोन को, उस ईएमआई को रीपे कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, वो आप कैसे देख सकते हो कि आपका जो मंथली कैश फ्लो है वो कितना एक्सपेक्टेड है। या आप अपने 3 महीने का एक कैश फ्लो की स्टेटमेंट बना सकते हो जिससे आपके दिमाग में रहे कि हाँ मैं ये ईएमआई या इस लोन को रीपे कर सकता हूँ। एंड टेक फाइनल डिसीजंस, फाइनल डिसीजंस लेने में देरी ना करें। आप रिस्क को, इन सब सारी चीजों को देखें और देखते ही आप फाइनल डिसीजन ले ले। फाइनल डिसीजन अगर आप लोन ले रहे हैं तो तब भी आपके लिए जरूरी है, और अगर आप लोन दे रहे हैं तब भी आपके लिए जरूरी है। अगर आपको 1% भी लगता है कि आपको कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, लोन नहीं देना चाहिए, तो नो मीन्स नो। सो टेक फाइनेंशियल फाइनल डिसीजंस, एंड अगर आपको लोन नहीं देना, से नो। सो दिस वाज ऑल फॉर दिस चैप्टर। फाइनेंशियल रिस्क के बारे में पढ़ा, वो कितने तरीके का होता है, उसके क्या क्या इम्पैक्ट्स होते हैं, या कैसे ऐसे रिस्क हैं जिनको अगर हम मैनेज करेंगे तो हम अल्टीमेटली अपने फाइनेंशियल रिस्क को भी मैनेज कर पाएंगे, और कैसे हम इन रिस्क को या अपने फाइनेंशियल रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर दिस चैप्टर। मिलते हैं अगले चैप्टर में बहुत सारी नॉलेज के साथ।